हमारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर BHDC 133 का वीडियो लाइए। सो आपकी डिमांड एंड कमेंट पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आपका एग्जाम भी बहुत ही करीब है, जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स आधुनिक हिंदी कविता। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल PYQ की कोटिंग। 2 साल नहीं, 5 साल। तो 5 साल PYQ कोटिंग जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। और ये वीडियो और ये नोट्स आपके जून एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउट्स को आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। सो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये PDF आपको व्हाट्सएप से ही परचेज करना है। PDF कहाँ से? व्हाट्सएप से परचेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का क्या मतलब होता है। अगर ये हम लोग समझ जाए ना, तो फिर पूरा समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कविता का मतलब क्या है कि ये वर्तमान समय की, ये क्या, वर्तमान समय की समस्याओं, विचारों और भावनाओं पर लिखी गई हिंदी कविता है। आधुनिक कविता का मतलब समझ में आ गया? तो आधुनिक टाइम को, है ना, अभी के वर्तमान समय को देखते हुए उनके विचारों, उनके भावनाओं में जो लिखा गया कविता है वो आपका हिंदी आधुनिक हिंदी कविता हुआ। मतलब ये जो इसकी शुरुआत हुई 1850 के बाद। आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत कब हुई? 1850 के बाद। ना, इसमें समाज, देश, व्यक्ति, प्रकृति, गरीबी, स्वतंत्रता, है ना, स्त्री, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर बहुत अच्छे से विचार किया गया है। तो आधुनिक हिंदी कविता के जो कवि है, आपको याद होना चाहिए, बचपन में पढ़े होंगे 9th-10th में। तो इसके कवि है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये इनके प्रमुख कवि हैं। सो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स BHDC, मिस्टेक से 134 वाला खुल गया था। ठीक है, तो वो क्या है आपका BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता। तो इसका एग्जाम 3 घंटे का होगा और इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 100 मार्क्स मिलेंगे। ये है दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, 2 बार साल में। एक होता है जून में एग्जाम और एक होता है दिसंबर में। जो स्टूडेंट्स जनवरी में क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं, तो उसका एग्जाम कब होता है? दिसंबर में। और जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं तो उनका एग्जाम होता है जून में। ठीक है, समझ गए? तो ये बात है। दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उनका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुल 5 प्रश्न आपको मतलब 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा आपको। 5 प्रश्न दिए जाएंगे और पहला जो प्रश्न होगा वो बहुत जरूरी है पढ़ना। पहला प्रश्न आपका गद्यांश वाला, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। काव्यांश वाला, ठीक है, तो इसमें 3 को ही काव्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। एक काव्यांश का व्याख्या करने में 12 नंबर मिलेंगे, 3 का करने में 36 नंबर मिलेंगे। टोटल 3 आपको करना है। और पहला प्रश्न कहा गया था अनिवार्य भी है। अब आप करोगे क्या? आपको कम से कम 3 साल के PYQ से जो गद्यांश काव्यांश है, तीनों साल के PYQ से आपको काव्यांश कम से कम 15 काव्यांश, है ना, देखना है। 15 में से कोई 3 आपके एग्जाम में फंसेंगे, तो ध्यान देना। 3 साल के, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ पर कितना क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और एक 5। टोटल 5 क्वेश्चन है ना। तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काव्यांश में। 5 गुना अब 3 साल में करोगे तो 15 क्वेश्चन, है ना, 15 दिखा जाएंगे काव्यांश। 15 काव्यांश में कोई 3 काव्यांश आपके एग्जाम में जो फंस जाएंगे। ठीक है, और आपके जो मैंने जो मोस्ट नंबर क्वेश्चन आंसर आप लोग को लेके बनाया है, वो उनमें 15 क्वेश्चन एटलीस्ट दे दिया गया है। ये काव्यांश का कितने? 15 मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 मैंने तो 5 साल के अकॉर्डिंग देखा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो देखिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट जो हुआ है, ये 16 मार्क्स के। भारतेंदु के काव्य की प्राचीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। कितने मार्क्स? 16 मार्क्स। द्वितीय काव्य की प्रमुख विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। विशेषताओं 16 मार्क्स। ठीक है, नरेश त्रिपाठी के काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। इसमें भी 16 मार्क्स।
मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए, इसमें भी 16 मार्क्स। बाकी सब में आपको 16 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, 8 नंबर तक। और उसके बाद 9 नंबर में आपके टिप्पणी है। टिप्पणी कोई दो, अगर टिप्पणी वाला बनाएंगे कोई भी दो आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए कितना टिप्पणी है, 4 टिप्पणी। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए कितना है, टोटल 9 क्वेश्चन है पूछा गया, जिसमें से पहला नंबर का अनिवार्य है, उनमें 3 को संदर्भ सहित व्याख्या करना है पहला नंबर में। दूसरा आपके पास बचता 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से कोई 4 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उसमें टिप्पणी वाला भी है। जो आपको सही लगता है वो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन यही है संदर्भ सिद्ध व्याख्या वाला। और पहला क्वेश्चन है उनमें, नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चहुदिशी की, चितवनी नैन कमल दल फूले, वह आवनी वह हंसनी, छबीली वह मुस्कनी चित सो चोड़े, वह बतरानी मुरली हरि की, वह देखन चहु कोरे, वह धीरी गति कमल फिरावन कर ले, गायन पाछे, वह बीड़ी मुखवेन बजावती पीत पिछोड़ी काछ। तो ये थोड़ा सा काव्यांश है, इसको गाना की तरह बोलना है। बट फिर भी सबसे पहले आपको काव्यांश में ये बताना है, इसका जब संदर्भ से व्याख्या करेंगे तो ये सबसे पहले, ये तो ये जो है ना संदर्भ है, अभी जो हमने आपको यहाँ पर दिया सबसे पहला जो है संदर्भ है। तो ये संदर्भ है, संदर्भ में आपको कविता के बारे में बताना है कि ये कविता कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कौन के कवि है, इसमें क्या बात है, तो वो सबसे पहले आपको बताना है। और हेडिंग देना है संदर्भ का। प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के महान कवि सूरदास की व्रज भाषा में रचित कृष्ण लीला पर आधारित पदों में से है। इसमें गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और उनके बाल सुलभ चेष्टाओं का स्मरण किया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग देना है व्याख्या का, उसका ये लिखना है, इस काव्यांश में गोपियां कृष्ण की छवि को अपने मन से नहीं भुला पा रही। वे उनके नेत्रों, मुस्कान, चाल ढाल और बांसुरी वादन की स्मृतियों में खोई हुई है। कृष्ण की करुणामयी दृष्टि और कमल समान सुंदर नेत्र सभी दिशाओं में प्रेम और दया बरसाते प्रतीत होते हैं। उनकी मनोहारी मुस्कान गोपियों के हृदय को चुरा लेती है। वे मुरली की मधुर ध्वनि से सबको मोहित कर लेते हैं। कृष्ण की धीमी और आकर्षक चाल, गायों के पीछे चलना, उनके पीछे वस्त्र और बांसुरी बजाने की छवि गोपियों के मन में गहराई से अंकित है। तो इतना आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आप चाहे तो उसमें एक और भी जोड़ सकते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है, क्या लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के इस कविता में आपने जो भी देखा, जो भी व्याख्या किया, निष्कर्ष देके आप बोल सकते हैं। इस तरह से आपको करने हैं। सेकेंड पोएम है हमारा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व यह जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो भैया ये कविता है, और ये कविता का जो कवि है ये महादेवी वर्मा नहीं, ये मैथिली शरण गुप्त है, ये याद रखना, यहाँ मिस्टेक हुआ है। इसके जो कवि है ये मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, याद रखना। तो यहाँ पे जब ऐसा ये वाला अगर आ जाए ना, तो वहां पे आप संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त लिखना, उनकी रचना से लिया गया है, ठीक है। और जिसमें वह विरह पीड़ा और स्मृतियों के भावों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है इसमें। और ये जो अपने एक पति जो थे, पति उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो पति का नाम सिद्धार्थ होता है, और पत्नी जो होती है इसमें, इस कविता में पत्नी होती है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या, यशोधरा। और पति जो होते हैं, पति जो है उनका, वो सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध उनके पति थे। तो ये जो है गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने दोस्त को, यशोधरा क्या करती है, अपने दोस्त को क्या करती है, ये कविता सुनाती है। तो समझिए, अब समझ में आएगा। यह पद में कवयित्री अपनी सखी से कहती है कि उनका जो प्रियतम है
पति है उन्हें बिना कुछ बताए ही छोड़कर चला गया। यदि वह उन्हें पहले ही बता देता तो शायद यह दुख कितना गहरा ना होता। कवियत्री अपने भाग्य को अभागा मानती है और स्वयं से प्रश्न करती है कि उन्होंने किस पर व्यर्थ ही गर्व किया था, है ना? जिस व्यक्ति ने उन्हें कभी अपनाया था और वही आज उन्हें छोड़कर चला गया है। प्रियतम की यह अचानक दूरी कवयित्री के हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न करती है। अब उनके जीवन में केवल उसकी तस्वीर ही रह जाएंगी, स्मृतियां ही, यादें ही रह जाएंगी, है ना? जो हर पल उन्हें उसकी याद दिलाती रहेगी, उनकी उनके दुख को और बढ़ा देती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और इसके व्याख्या आप करना है अपने तरफ से, अपने माइंड से कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया आपने। व्याख्या जो ये निष्कर्ष लास्ट में जो लिखना पड़ता है वो अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जोड़ने के सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है, ये नहीं। चलो तीसरा कविता ये लास्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर में भी फोकस करना है। और ये पीडीएफ आप लोग परचेस करना जरूर। थर्ड में है, बीती विभावरी जागड़ी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागड़ी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई मधु, मुकुल नवल रस गागरी। तो ये कहाँ से लिया गया है तो समझिए। ये जो कवि लिया गया है किसकी रचना से लिया गया है भैया? ये काव्यांश छायावादी कवि की जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना से लिया गया है। इसमें प्रकृति के माध्यम से प्रातःकालीन सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक। अब व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि रात्रि बीत चुकी है और अब प्रातः काल का आगमन हो रहा है, इसलिए हे प्रकृति अब जाग जाओ। आकाश रूपी सरोवर में तारों के समूह डूबते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो उषा सुबह की देवी उन्हें अपने पनघट में ले जा रही है। पक्षियों का समूह कल कल की मधुर ध्वनि कर रहा है, जिससे वातावरण संगीतमय हो गया है। वृक्षों की नई पत्तियां हल्की हवा में हिल रही है, लताएं भी नए फूल और कलियां के रूप में मधुर रस से भरी हुई प्रतीत होती है, जैसे वे आनंद की गागर लेकर आई हो। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आपने देखा। इसी प्रकार आपके 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे। मैं ये कोशिश करता हूँ ना, जब भी मैं आप लोगों को कोई नोट्स देता हूँ ना, तो ये नहीं सोचो कि आपसे पैसा लूट रहा हूँ। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मोस्ट मोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ले लिया जाता है, मतलब जहां से बाहर क्वेश्चन ना आए, ऐसे सभी क्वेश्चंस ले लिया जाता है, ठीक है। तो भैया आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जाता है। आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते हो ना, कुछ कुछ स्टूडेंट, नहीं सब तो नहीं भाई, सब तो ले रहे अच्छे से, लेकिन कुछ स्टूडेंट लेने में ना पीडीएफ परचेस करना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं क्यों हम पैसा बर्बाद करें। भाई कहीं मार्केट जाते हो, कुछ 100 रुपया खर्च खर्च करके आ जाते हो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। तो वो नहीं, उस समय नहीं सोचते हो कि ये मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। और लाइफ के लिए जब बर्बादी करने का, लाइफ के लिए थोड़ा खर्च करने का आता है, तो उस समय आप लोगों को बहुत भारी होता है। देखिए कितना सारा लिया है, तो ये मेहनत नहीं है। कितना सारा है लिया, 13, 14, 13, है ना, 14, टोटल 14 लिया गया है ना, 14। अब सोच सकते हो कितना सारा आप लोगों को लिया गया है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपका अनिवार्य है, 3 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। सेकेंड नंबर में आपका है ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारतेंदु युकिन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। तो इसका जो आंसर लिया गया है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिया गया है। चलो, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल माना जाता है। इस युग के प्रवर्तक जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने हिंदी काव्य को आधुनिक चेतना, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय भावना से जोड़ा। इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय जागरण की भावना है। कवियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन चेतना फैलाने और देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य किया। रचनाओं में भारत की दुर्दशा और उसके उत्थान की कामना स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक सुधार की भावना है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
तीसरी जो विशेषता भाषा की सरलता और जन भाषा का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ कठिन भाषा के स्थान पर सरल, सहज और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया गया, जिससे साहित्य आम जनता तक पहुंच सका। इसके अतिरिक्त इस युग में पश्चिमी विचारों का प्रभाव, हास्य व्यंग्य का प्रयोग तथा नए काव्य विचारों का चयन, हास्य प्रयोग मतलब हंसी मजाक वाला भी देखा जाता है, प्रकृति, समाज, देशभक्ति और जीवन के यथार्थ विषय काव्य का आधार बने। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये सभी रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 3 नंबर में है, द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। समझिए, द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग माना जाता है। तो द्विवेदी युग जो है कि क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, महत्वपूर्ण युग माना जाता है, जिसका नेतृत्व जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इस युग में हिंदी साहित्य को व्यवस्थित, शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया था। इस युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति भाषा की शुद्धता और परिष्कार है। द्विवेदी जी ने हिंदी को व्याकरण सम्मत, स्पष्ट और शुद्ध रूप प्रदान किया। कठिन और मिश्रित भाषा के स्थान पर सरल और मानक हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति नैतिकता और उपदेशात्मकता है। इस युग के साहित्य ने जीवन मूल्यों, आदर्शों और नैतिक शिक्षाओं को विशेष स्थान दिया गया। काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देना भी माना गया। तीसरी प्रवृत्ति सामाजिक सुधार की भावना है। इस काल के कवियों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा की कमी और सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके अतिरिक्त देशभक्ति की भावना, राष्ट्र चेतना और इतिहास एवं पौराणिक विषयों का प्रयोग भी इस युग की विशेषता रही। काव्य में वीर रस और ओज की प्रधानता भी देखने को मिलती है। इस युग में काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखा गया, अर्थात साहित्य को समाज सुधार और जागरण का साधन माना गया। देखिए कितना इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक कृति के रूप में प्रिय प्रवास के महत्व की चर्चा कीजिए। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना आचार्य मैथिली शरण गुप्त ने की। यह काव्य राधा और कृष्ण के विरह प्रसंग पर आधारित है, इसमें प्रेम, भक्ति और वियोग की गहन अनुभूति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। इस कृति का प्रमुख महत्व इसकी विरह भावना की गहराई में निहित है। इसमें राधा का कृष्ण से बिछड़ने का दुख केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता, बल्कि यह सार्वभौमिक प्रेम और आत्मा परमात्मा के वियोग का प्रतीक बन जाता है। यह भाव पाठक के हृदय को भीतर तक स्पर्श करता है, छूता है। एंड इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि है। इसमें भारतीय भक्ति परंपरा, राधा कृष्ण की लीलाएं तथा भारतीय जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण किया गया है, जिससे हमारी संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर स्पष्ट रूप से सामने आती है। तीसरा महत्व इसकी भाषा शैली है। गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी को सरल, प्रवाहमयी और भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह काव्य सहज और प्रभावशाली बन जाता है। इसके साथ ही प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण, सौंदर्य बोध और छायावादी भावनात्मकता भी देखने को मिलती है, जो इससे एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मैथिली शरण गुप्त के इतिहास। मैथिली शरण गुप्त के भाई इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रमुख राष्ट्रवादी राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में इतिहास के प्रति गहरी समझ और मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
ये केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उनके माध्यम से ये नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को भी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। गुप्त जी इतिहास बोध अत्यंत जागरूक और उद्देश्यपूर्ण है। गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण प्रसंगों को अपने काव्य का आधार बनाया और उनमें निहित प्रेरणादायक संदेशों को उजागर किया। साकेत, जयप्रद, जयद्रथ वध, न क्या जयद्रथ वध और भारत भारती जैसी रचनाओं में अतीत की घटनाओं को केवल कहानी के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव को जागृत करना था। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण भी अत्यंत व्यापक है। वे मानव जीवन को सर्वोच्च मानते हैं और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी रचनाओं में करुणा, दया, प्रेम, त्याग और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का विशेष महत्व है। वे समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और एक आदर्श मानव समाज की कल्पना करते हैं। गुप्त जी का मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि मानव जीवन का उत्थान होना चाहिए। इसलिए उनकी कविताएं और नैतिक शिक्षा सामाजिक सुधार का भी माध्यम बनती है। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में देशभक्ति, मानवता और प्रकृति प्रेम का सुंदर समन्वय मिलता है। उनका काव्य सरल, सहज और हृदय स्पर्शी भाषा में लिखा गया है, जो सीधे पाठक के मन को प्रभावित करता है। उनकी काव्य रचनाओं की सबसे प्रमुख विशेषता प्रबल देशभक्ति की भावना है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से भारत माता के प्रति प्रेम, सम्मान और त्याग की भावना को जागृत करते हैं। उनके काव्य में स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और आत्मगौरव की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उनका प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। वे प्रकृति को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं मानते, बल्कि उसे जीवन का प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सजीव और भावपूर्ण चित्रण मिलता है, जिससे पाठक प्रकृति से आत्मिक रूप से जुड़ जाता है। तीसरी विशेषता उनका मानवतावादी दृष्टिकोण है। वे सभी मनुष्य को समान मानते हैं और प्रेम, करुणा तथा भाईचारे का संदेश देते हैं। उनके काव्य में सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों का विशेष महत्व है। इसके साथ ही उनके काव्य की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और सामान्य के लिए सहज है, जिससे उनकी रचनाएं व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। वे कठिन शब्दों की जगह सहज अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन कीजिए। इसके रूप में, कवि के रूप में, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवि हैं। वे केवल कवि ही नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ नाटककार और उपन्यासकार भी थे, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा उन्हें विशेष स्थान प्रदान करती है। एक कवि के रूप में प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गहन भावुकता और कल्पनाशीलता है। उनकी कवियों में भावों की सूक्ष्मता और विचारों की गंभीरता दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। वे मानव मन की आंतरिक संवेदनाओं को अत्यंत कोमल और प्रभावशाली रूप में व्यक्त करते हैं। उनकी दूसरी प्रमुख विशेषता प्रकृति का सजीव चित्रण है। प्रसाद जी प्रकृति को केवल बाह्य सौंदर्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति मानव भावों के साथ धुली मिली दिखाई देती है। तीसरी विशेषता उनकी दार्शनिक दृष्टिकोण है। उनकी रचनाओं में जीवन, मृत्यु, प्रेम और आत्मा जैसे गहन विषयों पर चिंतन मिलता है। वे जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। उसके साथ ही उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, मधुर और लयात्मक है, जो उनके काव्य को अत्यंत गरिमामय बनाती है।
कामायनी उनकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है, जिसमें मानव सभ्यता और मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, महादेवी वर्मा के काव्य की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। तो मतलब कि जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा के जो काव्य है, जो कविताएं बनाते हैं, उनके अंदर वो क्या क्या ऐसा डालते हैं जो सबको अच्छा लगता है। समझा क्या, ये बात करना चाहते हैं। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावाद युग की चार प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवयित्री है। उनके काव्य की अंतर्वस्तु अत्यंत गहन, भावनात्मक और दार्शनिक है। समझ में आ गया। जिसमें मुख्यतः विरह मतलब जुदाई, पीड़ा, आत्मानुभूति और आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण मिलता है। उनके काव्य का प्रमुख स्वर विरह और वेदना है। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रियतम से बिछड़ने की पीड़ा बार बार दिखाई देती है, जो केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा की मिलन वियोग का प्रतीक बन जाती है। यह वेदना उनके काव्य को अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील बनाती है। उनकी काव्य अंतर्वस्तु में आध्यात्मिक प्रेम का भी विशेष स्थान है। उनका प्रियतम लौकिक न होकर अलौकिक है। तो यहाँ पे लौकिक और अलौकिक की बात करें, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा ही दूं। लौकिक का मतलब होता है इस संसार से संबंधित जो सामान्य जीवन में दिखाई देता है, जिसे हम अनुभव करते हैं सामान्य तरीके से, सिंपल। परिवार, धन, नौकरी, पढ़ाई, मित्रता, ये सभी लौकिक चीजें हैं, क्योंकि ये संसार से जुड़ी हुई है ना, जिसमें अद्वितीय शक्ति नहीं होती। और अलौकिक का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें दिव्य शक्ति होती है, जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा की जिसमें शक्ति होती है। तो अलौकिक जो संसार से भी परे हैं, जिसे साधारण मनुष्य नहीं माना जाता है, ठीक है, तो ये चमत्कारिक मनुष्य माना जाता है, ईश्वर की दिव्य शक्ति माना जाता है, देवताओं के चमत्कार माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है अलौकिक। समझ गए, जिससे उनका काव्य भक्ति और दर्शन से भी जुड़ जाता है। इसके साथ ही उनके काव्य में प्रकृति की सजीव और भावनात्मक चित्रण मिलता है। प्रकृति उनके भावों की सहचड़ी बनकर उनके मन और अवस्थाओं से को व्यक्त करती है। महादेवी वर्मा के काव्य में स्त्री चेतना और आत्मसम्मान की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे स्त्री जीवन की पीड़ा, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को भी अपने काव्य में स्थान देती है। उनकी भाषा अत्यंत कोमल, संगीतात्मकता संगीतात्मक और लयात्मक है, जो भावों की गहराई को और अधिक क्या करती है, प्रभावशाली बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विवेदी युगीन काव्य के अभिव्यंजना शिल्प को रेखांकित कीजिए। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में एक सुधारवादी और परिष्कारवादी युग माना जाता है, जिसका नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इस युग के काव्य का अभिव्यंजना शिल्प विशेष रूप से स्पष्टता, शुद्धता और उद्देश्यप्रदता पर आधारित है। इस युग के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता भाषा की सरलता और शुद्धता है। कवियों ने कठिन, अलंकारपूर्ण और संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर सरल, सहज और व्याकरण सम्मत हिंदी का प्रयोग किया। इससे काव्य आम जनता तक आसानी से पहुंच सका। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अलंकारों की संयमित प्रयोग है। इस युग में अलंकारों को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाया गया, बल्कि केवल भाव की स्पष्टता और प्रभाव के लिए सीमित रूप में उपयोग किया गया। इससे काव्य क्या हुआ, अधिक यथार्थवादी और प्रभावशाली बन गया। तीसरी विशेषता उपदेशात्मक और नैतिक शैली का है। क्या भैया, समझिए फिर से। तीसरी विशेषता उपदेशात्मक और नैतिक शैली है। इस युग के काव्य में सामाजिक सुधार, नैतिकता, देशभक्ति और आदर्श जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी गई। अभिव्यंजना का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता भी था। इसके साथ ही इस युग में काव्य में स्पष्ट विचारधारा और तार्किकता देखने को मिलती है।
भावों की स्पष्टता के स्थान पर विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। द्वितीय युग के काव्य में वर्णनात्मक शैली भी प्रमुख रही, जिसमें समाज, प्रकृति, जीवन के विभिन्न पक्षों का सीधा और सरल चित्रण किया गया। हरिऔध के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। कवि हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के द्वितीय युग के एक प्रमुख साहित्यकार है। तो हरिऔध का पूरा नाम आप क्या समझोगे? कवि हरिऔध सिंह उपाध्याय ऐसे। उनका साहित्य खड़ी बोली हिंदी को समृद्ध करने में, कौन सी बोली? खड़ी बोली। समझा? खड़ी बोली क्या एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज से जुड़ी होती है ये, और ये भूमिका निभाती है। उनकी रचनाओं में आदर्शवाद, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना की स्पष्ट झलक मिलती है। हरिऔध जी के साहित्य की पहली प्रमुख प्रवृत्ति नैतिकता और आदर्शवाद है। वे अपने काव्य में जीवन के उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों और सदाचार पर विशेष बल देते हैं। उनकी रचनाएं पाठकों को सच्चाई, कर्तव्य और संयम का संदेश देती है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति और परंपरा का गौरवगान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर भारतीय जीवन मूल्यों को उजागर किया है। तीसरी प्रवृत्ति भाषा की सरलता और खड़ी बोली का विकास है। हरिऔध जी ने संस्कृत निष्ठ होते हुए भी खड़ी बोली को सहज और साहित्यिक रूप प्रदान किया, जिससे हिंदी काव्य का अधिक क्या हो गया? समृद्ध हुआ। इसके साथ ही उनके साहित्य में प्रकृति चित्रण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं, बल्कि भावनाओं के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में नारी चित्रण भी विशेष रूप से मिलता है, जहां वे नारी के आदर्श, त्याग और सौंदर्य को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित नारी सम्मान की भावना पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि हैं, और उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता नारी के प्रति गहरी सम्मान भावना है। तो ये नारी के प्रति बहुत ही एक इमोशनल टाइप के ना ये कविताएं लिखा करते थे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और उन्होंने नारी को समाज की केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं किया, बल्कि उसे शक्ति, त्याग और संस्कारों के आधारशिला के रूप में भी प्रस्तुत किया, ठीक है, नारी को। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में नारी का चित्रण अत्यंत गरिमामय और आदर्शवादी रूप में मिलता है। वे नारी को माँ, पत्नी, बहन और समाज की प्रेरक शक्ति के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार जो नारी होती है वो केवल परिवार की देखभाल करने वाली ही नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली भी है। उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत में उर्मिला का चरित्र नारी सम्मान का श्रेष्ठ उदाहरण है। उर्मिला का त्याग, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठ यह दर्शाती है कि नारी अपने कर्तव्यों के लिए कितनी महान हो सकती है। इसी प्रकार अन्य रचनाओं में भी नारी के त्याग और प्रेम, सहनशीलता को अत्यंत आदर्श के साथ प्रस्तुत किया गया है। गुप्ता जी ने नारी शिक्षा और सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। वे मानते थे कि नारी के बिना समाज अधूरा है और उसका विकास नारी के विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने नारी को सम्मान और अधिकार देने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उनकी भाषा सरल और भावपूर्ण है, जिससे नारी के प्रति सम्मान और संवेदना और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। क्वेश्चन 12 है छायावाद की रचना विधान को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए समझते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है। छायावाद क्या है? हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है, और यह जो युग जो माना जाता है वो 1918 से लेके 1936 तक यह युग माना जाता है, ठीक है। तो यह छायावाद युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण युग है भैया। इसका काल आपने देख ही लिया। और इस युग में जो है कि कवियों ने अपनी भावनाओं, प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और आत्मानुभूति का को जो क्या 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 सुंदर चित्रों में रखा।
ठीक है, लोगों के सामने। तो इसमें मन की भावनाएं जो होते थे, प्रकृति सौंदर्य, मतलब प्रकृति की सुंदरता को बताते थे, समझा क्या? प्रकृति के महत्व को बताते थे, उनके रहस्य को बताते थे, ठीक है। तो इससे प्रकृति प्रेम करना, आत्म अभिव्यक्ति होना, कल्पना की प्रधानता, रहस्यवाद, राष्ट्रीय चेतना का भी, है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुत किया। और चलिए समझते हैं यहाँ पर और भी अच्छा क्लियर होगा। छायावाद युग हिंदी साहित्य, छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जिसमें काव्य की अभिव्यक्ति शैली और भाव संवेदना में गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। इसका रचना विधान अत्यंत सूक्ष्म, भाव प्रधान और कल्पनाशील है, जो पूर्ववर्ती जो पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से अलग पहचान देता है। छायावाद के रचना विधान की सबसे प्रमुख विशेषता आत्माभिव्यक्ति और व्यक्तिकता है। इस युग के कवियों ने बाह्य जगत की अपेक्षा अपने अंतर मन की भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों को काव्य का आधार बनाया। इसमें कवि का व्यक्तिगत अनुभव और मनोभाव प्रमुख रूप से उभरता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कल्पना और सूक्ष्म भाव चित्रण है। छायावादी कवि कल्पना के माध्यम से भावों को अत्यंत कोमल और सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य में भावनाएं संकेतात्मक और प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त होती है। तीसरी विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। इस युग में प्रकृति को केवल ब्रह्म सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि मानव सभ्यताओं, मानव भावनाओं की सहचरी के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रकृति और मानव मन का गहरा संबंध छायावाद की प्रमुख पहचान है। इसके अतिरिक्त भैया संगीतात्मकता, लयात्मकता और प्रतीकात्मकता भी छायावाद के रचना विधान की विशेषताएं हैं। भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण होती है जिसमें शब्दों का चयन विशेष सावधानी से किया जाता है। छायावाद में प्रेम, सौंदर्य, विरह और आध्यात्मिकता की प्रधानता भी देखी जाती है। यह काव्य जीवन के बाह्य यथार्थ से अधिक आंतरिक सत्य को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है भैया, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यानुभूति और उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवि है। उनकी काव्यानुभूति अत्यंत कोमल, भावपूर्ण और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। वे मूलतः प्रकृति के कवि माने जाते हैं जिनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य, परिवर्तनशीलता और उसके साथ मानव मन का संबंध अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त होता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी की काव्यानुभूति में प्रकृति प्रेम का विशेष स्थान है। वे प्रकृति को केवल बाह्य दृश्य नहीं मानते बल्कि उसे जीवन की प्रेरक शक्ति के रूप में देखते हैं। तो उनकी कविताओं में पर्वत, नदियां, फूल, वायु और आकाश सभी की जीवंत प्रतीत होते हैं। उनकी काव्यानुभूति में दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मानव संवेदना और करुणा है। वे समाज के दुख, दर्द, आत्म असमानता और पीड़ित मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। समय के साथ उनका काव्य सौंदर्य से यथार्थ की ओर उन्मुख हुआ। पंत जी का जीवन दर्शन प्रारंभ में सौंदर्य और कल्पना पर आधारित था, लेकिन बाद में यह मानवतावाद और प्रगतिशीलता की ओर विकसित हुआ। वे मानते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि मानव कल्याण और सामाजिक सुधार से भी है। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, सौंदर्यबोध और प्रकृति के साथ एकात्मता भी दिखाई देती है। और वे जीवन को एक सतत प्रवाह मानते हैं जिसमें परिवर्तन ही क्या है, सत्य है। क्वेश्चन 14 में है, द्विवेदी युग का परिचय देते हुए उस युग के प्रमुख कवियों के योगदान को रेखांकित कीजिए। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के बाद का महत्वपूर्ण चरण है जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर
किया गया है। यह युग लगभग 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। इस युग में हिंदी साहित्य को शुद्धता, अनुशासन और उद्देश्यपूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भाषा का परिष्कार और मानकीकरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत, सरल और शुद्धता बनाने का कार्य किया। उन्होंने साहित्य को नैतिकता, सामाजिक सुधार और राष्ट्र चेतना का माध्यम बनाया। इस युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। उनकी रचनाएं जैसे भारत भारती, साकेत में राष्ट्रीय भावना, नारी सम्मान और आदर्श जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध भी इस युग के क्या है, महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में नारी चित्रण, प्रकृति चित्रण और आदर्शवाद की झलक मिलती है। रामदास त्रिपाठी ने देशभक्ति और प्रकृति के प्रेम को अपनी कविताओं का आधार बनाया। सब उसी समय के कवि हैं। उनकी रचनाएं सरल भाषा में गहरी भावनाएं व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध नैतिक शिक्षा और सुधारवादी दृष्टिकोण को काव्य का विषय बनाया। 15 में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए। तो ये हम लोग पहले भी देखे थे, एक बार देखते हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हिंदी के द्विवेदी युग के प्रमुख क्या है, कवि हैं। उनका काव्य जो है कि आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना और भाषा संस्कार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी कविताओं में भारतीय जीवन मूल्यों और नैतिक आदर्शों का सुंदर चित्रण मिलता है। हरियोध जी के काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति आदर्शवाद और नैतिकता है। वे अपने काव्य के माध्यम से उच्च जीवन मूल्यों, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा और संयम का संदेश देते हैं। उनका काव्य केवल भावनात्मक नहीं बल्कि शिक्षाप्रद भी है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति और परंपरा का गौरवगान है। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार बनाकर राष्ट्रीय गौरव को उजागर किया। तीसरी प्रवृत्ति नारी चित्रण है। उनके काव्य में नारी को त्याग, प्रेम और सहनशीलता की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे नारी के सम्मान और उसकी गरिमा को विशेष महत्व देते हैं। चौथी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण है। वे प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही उनकी रचनाओं में भाषा की सरलता और खड़ी बोली का विकास भी प्रमुख है। उन्होंने हिंदी को साहित्यिक रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन 16 में है मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर को उद्घाटित कीजिए। तो चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के क्या बात दिए गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर अत्यंत सशक्त रूप में दिखाई देते हैं। वे अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़े हुए कवि थे। उनकी राष्ट्र भावना का सबसे प्रमुख स्वर देशभक्ति और स्वाधीनता की चेतना है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारत माता के गौरव, उसकी संस्कृति और उसके अतीत की महानता का वर्णन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती में भारत की दयनीय स्थिति और उसके पुनरुत्थान की कामना स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। वे जनता में राष्ट्रीय एकता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना जागृत करते हैं। गुप्ता जी के काव्य में समाज सुधार का स्वर भी अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, अंधविश्वास, बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न का विरोध किया। वे समाज को नैतिकता, समानता और मानवीय मूल्यों की ओर ले जाना चाहते थे।
उनकी रचनाओं में नारी सम्मान का भी विशेष स्थान है। वे नारी को समाज का आधारशिला मानते हैं और उसके सम्मान, शिक्षा व अधिकारों की वकालत करते हैं। उनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है, जिससे उनकी राष्ट्रीय और सामाजिक विचारधारा आम जनता तक आसानी से पहुंचती है। 17 में है छायावाद की अंतर्वस्तु विषय पर एक निबंध लिखिए। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो मुख्यतः 1918 से 1936 के बीच विकसित हुआ। इस युग की अंतर्वस्तु अ, अत्यंत सूक्ष्म भावार्पण और आत्मानुभूति पर आधारित है। मैंने आपको बताया था अंतर्वस्तु क्या है, कि इस कहानी में क्या-क्या है देखने को मिलते हैं। और छायावादी कवि बाह्य यथार्थ से अधिक आंतरिक भावनाओं और मानसिक अनुभूतियों को काव्य का विषय बनाते हैं। छायावाद की अंतर्वस्तु का सबसे प्रमुख तत्व आत्मानुभूति और वैयक्तिकता है। इस युग के कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख, प्रेम, विरह और संवेदनाओं को अत्यंत कोमल और कलात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष प्रकृति प्रेम और प्रकृति का मानवीकरण है। छायावादी काव्य में प्रकृति केवल दृश्य वस्तु नहीं बल्कि कवि की भावनाओं की सहचरी बन जाती है। प्रकृति और मानव मन के बीच गहरा संबंध स्थापित किया गया है। तीसरा तत्व सौंदर्यबोध और कल्पना की प्रधानता है। इस युग में सौंदर्य को अत्यंत सूक्ष्म और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। कल्पना के माध्यम से भावों को प्रतीकात्मक और संकेतात्मक रूप दिया गया। छायावादी की अंतर्वस्तु में विरह, प्रेम और वेदना का भी विशेष स्थान है। प्रेम यहाँ लौकिक से अधिक आध्यात्मिक और सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिकता और दार्शनिक चिंतन भी इस युग की विशेषता है। और इसके अतिरिक्त आध्यात्मिकता और दार्शनिक चिंतन भी इस युग की विशेषता है। जीवन, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर गहरा विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जयशंकर प्रसाद के काव्य में विन्यस्त इतिहास, संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवीयता के पक्षों की पड़ताल कीजिए। एक ही क्वेश्चन को अलग-अलग टाइप से घुमा के पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद हिंदी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जिनके काव्य में इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और मानवीयता का सुंदर गहन समन्वय मिलता है। उनकी रचनाएं केवल भावनात्मक नहीं बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रसाद जी के काव्य में इतिहास का विशेष स्थान है। वे भारतीय इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाओं को आधार बनाकर उन्हें काव्यात्मक रूप देते हैं। उनके अनुसार इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं बल्कि वर्तमान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। वे भारतीय परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव को अत्यंत सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं और उनकी काव्य रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को उजागर करती है। राष्ट्रीय चेतना भी उनके काव्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। वे अपने काव्य के माध्यम से देश प्रेम, आत्मगौरव और राष्ट्र एकता की भावना को जागृत करते हैं। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में जागरूकता और आत्मसम्मान उत्पन्न करना था। इसके साथ ही उनके काव्य में मानवीयता का स्वर भी अत्यंत प्रबल है। वे मानव जीवन को करुणा, प्रेम, सहानुभूति और संवेदना के आधार पर देखते हैं। उनके लिए मानवता सर्वोच्च मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निराला काव्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद और छायोदत्तर धारा दोनों धाराओं के अत्यंत सशक्त कवि है। उनका काव्य नवीनता, विद्रोह, भाव, गहराई और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। वे परंपरागत काव्य बंधनों को तोड़कर मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में भी प्रसिद्ध है। निर्मला काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता विद्रोही और स्वच्छंद चेतना है। वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं।
उनका काव्य स्वतंत्र विचार और आत्मसम्मान का क्या है भैया, प्रतीक है। दूसरी विशेषता मुक्त छंद का प्रयोग है। उन्होंने काव्य में छंदों की परंपरागत सीमाओं को तोड़कर मुक्त रूप में भावों की अभिव्यक्ति की, जिससे हिंदी कविता को नई दिशा मिली। तीसरी विशेषता प्रकृति का सजीव और शक्तिशाली चित्रण है। उनकी कविताओं में प्रकृति केवल सौंदर्य नहीं बल्कि शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक बनकर उभरती है। चौथी विशेषता मानवीय संवेदना और करुणा है। निराला जी ने गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता तोड़ती पत्थर इसका उत्कृष्ट क्या है, उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, खोज और क्रांति का स्वर भी दिखाई देता है। वे समाज में परिवर्तन और जागरण के पक्षधर थे। उनकी भाषा सरल, खोजपूर्ण और प्रभावशाली है, जिसमें भावों की तीव्रता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों ने देखा, ये सभी 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखाए आपको। अब टिप्पणी वाला क्वेश्चन आया जो आपके 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला टिप्पणी है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार और पत्रकार थे। वे अपने हास्य व्यंग्य शैली के लिए विशेष रूप से क्या है, प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने हिंदी भाषा को सरल, सहज और जन भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र जी की रचनाओं में समाज सुधार की भावना, देशभक्ति और नैतिकता का स्वर मिलता है। वे सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंड पर व्यंग करते थे। उनके लेखन में शैली जीवंत, प्रभावशाली और हास्यपूर्ण थी। वे हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न के भी अग्रणी रहे और ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। उनके प्रयासों से हिंदी गद्य को नई दिशा मिली और वह अधिक लोकप्रिय हुआ। नाथूराम शंकर शर्मा और सियाराम शरण गुप्त। समझिए, देखिए इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। नाथूराम शंकर शर्मा भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। वे हास्य व्यंग्य और सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड पर तीखा व्यंग्य मिलता है। वे सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे तथा हिंदी गद्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सियाराम शरण गुप्त प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। वे छायावादोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में करुणा, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की स्पष्ट झलक मिलती है। उन्होंने समाज में शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी रचनाएं सरल, भावपूर्ण और नैतिक मूल्यों से युक्त है। निराला की भाषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा अत्यंत सशक्त, भावपूर्ण। वीडियो बनाओ। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा अत्यंत सशक्त, भावपूर्ण और ओजपूर्ण है। वे भावों के अनुसार भाषा को बदलते हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति में विविधता दिखाई देती है। उनकी भाषा में कहीं सरलता और कोमलता है तो कहीं संस्कृत निष्ठा और गंभीरता भी मिलती है। वे परंपरागत काव्य शैली को तोड़कर मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली बन जाती है। निराला की भाषा में विद्रोह, करुणा, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी शैली पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालती है और विचारों को जागृत करती है। इस प्रकार निराला की भाषा हिंदी कविता को नई दिशा और शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा पंत और प्रकृति। सुमित्रानंदन पंत किसी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं और उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी कविता में प्रकृति का अत्यंत कोमल, सुंदर और भावपूर्ण चित्रण मिलता है।
वे प्रकृति को केवल बाहरी दृश्य नहीं मानते, बल्कि उसे मानव भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य में पर्वत, नदियाँ, फूल, हवा, आकाश सभी जीवंत प्रतीत होते हैं। पंत जी की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य, शांति और प्रेरणा का स्रोत है। वे प्रकृति के माध्यम से जीवन के गहरे भावों को व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा को भी कोमल, लयात्मक और संगीतात्मक होती है, जो प्रकृति चित्रण को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। अगला है पंडित राधाचरण गोस्वामी और राधाकृष्ण दास। पंडित राधाचरण गोस्वामी और ये पंडित राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। वे हिंदी गद्य और नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों की स्पष्ट झलक मिलती है। वे सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे हिंदी साहित्य को नई दिशा मिली। राधाकृष्ण दास भी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। वे नाटककार और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने हिंदी अ, गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भाषा को अधिक परिष्कृत बनाने में योगदान दिया। निराला की काव्य संवेदना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य संवेदना अत्यंत गहन, करुण और मानवतावादी है। उनके काव्य में जीवन के सुख दुख, संघर्ष और पीड़ा का सजीव अनुभूति मिलती है। वे समाज के शोषित, गरीब और पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर इसका उत्कृष्ट क्या है उदाहरण है, जिसमें श्रमिक जीवन की करुणा और संघर्ष का चित्रण है। और निराला की संवेदना में विद्रोह और जागरण का भी स्वर मिलता है। वे रूढ़ियों और अन्याय के विरुद्ध आवाज आते हैं। साथ ही उनकी कविता में प्रकृति का सौंदर्य और मानवीय भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनकी काव्य संवेदना हिंदी कविता को नई दिशा और गहराई प्रदान करती है। महादेवी वर्मा की काव्य भाषा। महादेवी वर्मा की काव्य भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और संगीतात्मक है। उनकी भाषा में भावों की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से झलकती है। वे सरल शब्दों के साथ साथ संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी सुंदर प्रयोग करती है, जिससे उनकी कविता में गरिमा और सौंदर्य दोनों बढ़ जाते हैं। उनकी काव्य भाषा में लयात्मकता और प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। वे प्रतीकों को बिंबों के माध्यम से अपने भावों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। मुख्यतः उनकी भाषा मुख्यतः विरह, वेदना और आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है। इस प्रकार महादेवी वर्मा की काव्य भाषा हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट और अनुपम पहचान रखती है। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और राष्ट्रवादी विचारधारा के रचनाकार है। उनका जन्म 1889 में हुआ था। वे सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। उनकी अ, कविताओं में देशभक्ति, प्रकृति प्रेम और मानवतावादी भाषा का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी रचनाएं जन सामान्य के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने हिंदी कविता को सरलता और प्रभावशीलता प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध कृतियां पथिक और मिलन है, जिनमें जीवन के संघर्ष, आदर्श और राष्ट्र प्रेम का चित्रण मिलता है। त्रिपाठी जी का काव्य समाज में जागरण, एकता और नैतिक मूल्य को बढ़ावा देता है, और वे हिंदी साहित्य के उन कवियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रभक्ति को काव्य का मुख्य आधार बनाया। महादेवी वर्मा की मूल्य चेतना। महादेवी वर्मा की मूल्य चेतना उनके काव्य और गद्य दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे मानवीय करुणा, संवेदना, त्याग, प्रेम और सहानुभूति जैसे उच्च मानवीय मूल्यों की समर्थक थी। उनके साहित्य में नारी का पीड़ा, सामाजिक अन्याय और मानवीय संवेदना का गहरा चित्रण मिलता है। वे आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिकता को भी जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य मानती थी। महादेवी जी का मानना था कि
जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति और मानवीय संवेदना का विकास है। उनके काव्य में करुणा और करुण रस की प्रधानता उनकी मूल्य चेतना को और भी गहरा बनाती है, इसलिए वे हिंदी साहित्य की महान मूल्यवादी लेखिका मानी जाती है। इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, टिप्पणी थे, काव्यांश थे, सबको यहाँ पर लिया गया। ठीक है, और अब आप लोग बेझिझक एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं इनको देखकर। और इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ को अगर पीडीएफ लेना है, पीडीएफ परचेस करना है, व्हाट्सएप से परचेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ट्रांसलेशन से बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।